डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9th क्लास का इतिहास के राजनीतिक शास्त्र पाठ का लेसन नंबर 3 संविधान निर्माण का पाठ भाग नंबर 3। तो आज हम ये लेसन 2 दिन से कर रहे हैं और इस लेसन का आज पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं। तो इसमें हम आज संविधान के बारे में और विस्तृत रूप से जानेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो आओ लेकर चलते हैं आपको संविधान के बारे में। तो सबसे पहले प्रभुसत्ता संपन्न क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है इस चैप्टर के अंदर कि प्रभुत्व, क्योंकि हमारी प्रस्तावना उसके अंदर आता है प्रभु संपन्नता। तो ये जानना जरूरी है कि आपको प्रभु संपन्नता होती क्या है। तो देखिए, प्रभुसत्ता संपन्न जिस पूर्व में ताकत, जिस ऐसी सत्ता जिसके पास ताकत से परिपूर्ण राज्य या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, यानी किसी भी देश का कोई बाह्य किसी प्रकार का उससे ऊपर देश पर प्रेशर नहीं होता। कोई बाह्य ताकत कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकती। वो देश अपने आप में पूर्ण रूप से आजाद होता है, उसके पास पूरी सत्ता होती है, तब उसको हम कहते हैं प्रभुसत्ता संपन्न देश है। तो बच्चों, प्रभु संपन्नता क्या होती है? पूर्ण रूप से अपने आप में स्वतंत्र ताकत, किसी का दखल अंदाजी नहीं उसके अंदर। तो देश, जब देश की बात करेंगे कि देश पूर्ण प्रभुता संपन्न है, तो इसका मतलब उस देश में किसी भी बाह्य देश का, बाह्य ताकत का कोई दखल अंदाजी नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। नंबर 2, पंथ निरपेक्ष क्या है? ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही बात है। हम धर्म निरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष भी कह देते हैं, यानी किसी अलग अलग पंथ को। अब भारत है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी पंथ को नहीं मानता। उसकी नजरों में, क्योंकि भारत का संविधान है, उसमें लिखा गया प्रस्तावना में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी एक धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं देता, उस पर कोई खर्चा नहीं करता, किसी विशेष धर्म को कोई आगे लेके नहीं आता, सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। चाहे कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपनाए, माने, कोई पूजा पाठ करे, उपासना करे, किसी संत की बात माने या किसी भक्ति की बात करे, उपासना करे, पूजा करे, किसी के ऊपर कोई रुकावट नहीं, सबको समान आदर भाव से देखा जाता है और सभी का आदर किया जाता है। और किसी विशेष धर्म को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि कोई विशेष खर्चा भी इस पर नहीं किया जा सकता। तो हमारे संविधान में लिखा है, इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, एक ही बात है, घबराने वाली बात नहीं है। अगला आपका है 26 जनवरी 1994 के बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान में क्या बदलाव आए। तो जो 26 नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ था। और आजाद होने के बाद वहां जो नया संविधान बनाया गया, उस संविधान में क्या क्या बदलाव हुए। नंबर 1, समानता लागू, सभी लोगों के लिए समानता लागू की गई। सभी लोग समान है, श्वेत अश्वेत का कोई फर्क नहीं है, सबको सब बराबर मत का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबके लिए समानता लागू की गई। नंबर 2, पृथकतावाद समाप्त, जो अलग अलग था, श्वेत अश्वेत अलग था, उसको खत्म कर दिया गया, कोई अलग नहीं है, सब एक है। राजनीतिक दलों पर रोक लगी हुई थी, उनकी पाबंदियों को हटा दिया गया। राजनीतिक दल बिना परमिशन के, दूसरे राजनीतिक दल थे, उनको ऊपर पाबंदियां लगी थी, कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो उनके लिए जो पाबंदियां थी उनको हटा दिया गया। मीडिया पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटा लिया गया, मीडिया को पूर्ण रूप से आजाद कर दिया गया उनकी बात को कहने के लिए सरकार को, क्योंकि वहां लोकतंत्र सरकार बहाल हो गई। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, संविधान। बार बार हम इस पाठ का नाम भी है कि संविधान निर्माण। ये संविधान होता क्या है? संविधान एक प्रकार का शास्त्र है, संविधान एक किताब है जिसमें बहुत सारा मटेरियल लिखा हुआ है। वो किसके द्वारा लिखा गया है? हम पब्लिक के द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिखा गया है। और वो ऐसा संविधान, ऐसी किताब है जिसको हर व्यक्ति आदरपूर्वक मानता है। संविधान की जो लिखित में संविधान की किताब है, जो संविधान में मटेरियल लिखा हुआ है, दिशा निर्देश, हमारे
चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं, वे सारे के सारे हमारे पब्लिक के द्वारा माने गए हैं, इसलिए संविधान सर्वोच्च है। आखिरी बात हमें संविधान की माननी पड़ती है। अंत में कानून कायदे सब के सब संविधान के अनुसार चलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपका सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक का मतलब समाज में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जहां रहता है अपने इर्द गिर्द मनुष्य के साथ ही रहता है और उसके साथ जब रहता है तो उसको न्याय मिलता है कि उसके साथ अन्याय ना हो। तो सामाजिक न्याय क्या है कि सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं। हमारा जो संविधान भारतीय संविधान उसमें ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि सामाजिक न्याय, तो भारतीयों को सामाजिक न्याय मिलता है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति किसी का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। रंग रूप को देख करके, जाति को देख करके, धर्म को देख करके, छोटा बड़ा देख करके, किसी भी रूप में किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसी को बोलते हैं सामाजिक भेदभाव। सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं है। अगला गणराज्य, ये हमने पहले भी किया था। गणराज्य या गणतंत्र एक ही बात है। ये क्या होता है, ये गणराज्य चुनने हुए, गणराज्य क्या होता है कि देश में शासन प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ होगा। गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है, लोगों का समूह होता है, एक ऐसा राज्य होता है जिसका शासक या प्रबंधक जो होते हैं वे पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। कोई किसी राजवंश से, कोई राजा के, या कोई विशेष अमीर आदमी, या किसी विशेष घराने से, राजवंश घराने से, या किसी भी प्रकार के बड़े घराने से कोई भी इस प्रकार का आदमी नहीं बनता, बल्कि जिसको पब्लिक चुन करके मताधिकार का प्रयोग करके आगे भेजती है उनके प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो देश का प्रधान है वो चुनाव द्वारा जरूर होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पब्लिक के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही जिस शासन का शासक होता है, जिस राज्य शासक होता है, उसे हम गणतंत्र राज्य का दर्जा देते हैं। मेरे ख्याल में गणतंत्र शब्द समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये बातें संविधान है, सामाजिक न्याय है, गणराज्य है, ये शब्द आपको समझ में आने चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है जो हमारा, और वो प्रश्न है भी हमारा दीर्घ उत्तरकालीन है, बड़ा प्रश्नों वाले उत्तर में है और ज्यादा नंबर का पूछा जा सकता है कि भारतीय में संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये कथा बतानी है। भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन थे इसमें, कितना टाइम लगा, ये बातें हमने इस प्रश्न के बतानी है। तो हम सबसे पहले कि जो भारत का संविधान है इसको बना निम्न प्रकार से बना। जो सबसे पहले तो मैं भारत का संविधान है क्या, भारत का संविधान की परिभाषा मैंने अभी बताई आपको कि लिखित नियमों की ऐसी किताब जिसे नागरिक आदरपूर्वक माने और उसको सर्वोच्च माने, सर्वोच्च जो सबसे सर्वोच्च है, ऐसी किताब न्याय की किताब, सामाजिक न्याय की किताब। तो ये कहते हैं जिन लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि हमने बनाए, जो प्रतिनिधि चुन के हमने संविधान के लिए बनाए, और उन संविधान जिन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया उसको संविधान सभा का नाम दिया गया। स्टूडेंट से इस संविधान सभा में जिस टाइम बनाई गई तो 1946 में, तो इसके 399 सदस्य थे। कौन थे, कितने थे? जुलाई 1996 में इसका गठन किया गया और उस समय इसके 389 सदस्य इसके थे और मुख्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा सरोजिनी नायडू और श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, वो इसकी महिला थी, महिला अध्यक्ष थी। लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित भी महिला सदस्य थी। इसमें 2 महिला सदस्य थी खास करके जिनकी मैंने अहम भूमिका रही है, विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुखर्जी, ये सारे के सारे इसके सदस्य थे। ये मुख्य नेता थे इनमें। इसके अलावा और भी काफी नेता थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। देखिए इसके जो गठन किया गया था वो जुलाई 46 में किया गया था और जुलाई के बाद जो पहली बैठक हुई वह कब हुई? दिसंबर 1946 में।
और जब पहली बैठक 1946 में हुई, उसी समय ही देश का विभाजन हो गया। उसी समय देश का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान दो देशों में, भारत हिंदुस्तान था वो दो देशों में बट गया। तो जिस समय दो देशों में बटा, तो सीधी सी बात है, जब देश ही दो बन गए उसके, तो संविधान भी दो बन गए। तो संविधान भी हमारा दो भागों में बट गया। और जो संविधान भारतीय सीमा उसमें 299 सदस्य थे। यदि संविधान सभा के सदस्यों की बात पूछी जाए तो आपने तो बतानी है, जिसमें बनाया गया 389 में, जिसमें संविधान जुलाई 1946 में जब संविधान का बनाना शुरू किया था, संविधान को उसमें 389 थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान बंटने के कारण जो भारतीय संविधान था उसके लिए 299 सदस्य थे। और फिर एक प्रारूप समिति बनाई गई, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यहां अक्सर बच्चे पजल हो जाते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यह थोड़ा फर्क है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहां भूल मत करना, स्टूडेंट अक्सर गलत लिख देते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिख देते हैं, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, जो बाद में भारत विभाजन और भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद प्रारूप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे, न कि संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बताना है, और यदि प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताना है। तो इससे एक पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आ गए आपके कि अध्यक्ष कौन है, पहली बैठक कब थी, 1946 में थी, संविधान सभा किसको कहा जाता है, कब ये संविधान सभा का सदस्य जो 389 में कब चुने गए थे, कब इसकी शुरुआत की गई थी, और देश के दो हिस्सों में कब बटा था, जब हमारी पहली बैठक हुई थी, और फिर भारतीय संविधान में कितने सदस्य बचे थे, 299 थे, प्रारूप समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार। और इसमें जो काफी मुद्दे थे उन पर बहुत बार दौरों में धाराओं पर, नियमों पर, कानूनों पर खूब डिटेल में चर्चा की गई। कई दौरों तक चर्चा हुई, सभी के ऊपर सोच विचार के पूरे फिर उनको लागू किया गया। कई विषयों पर तो 114 दिनों तक चर्चा चलती रही। 114 दिनों तक चर्चा के बाद, सब लोगों की सहमति लेने के बाद 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ। फिर देखिए, 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे पूरे संविधान को बनने में, और जिसके दौरान हमारे देश में 166 बैठक हुई। 166 बैठकों में काम निपटाया गया, और 26 जनवरी 1949 को संविधान पारित कर दिया था। 26 जनवरी 1949 को पारित किया, लेकिन लागू नहीं किया था। लागू किया 1 साल बाद, 26 जनवरी 1950 को। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हम हर 26 जनवरी, हर साल 26 जनवरी को बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। आप लोग भी, बच्चे स्कूल में मनाते हैं और बड़े रंग चाव से इस त्योहार का आनंद लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना था आपके लिए संविधान सभा में, और संविधान सभा से संबंधित इस पाठ के मैंने 3 वीडियोज बनाए हैं। तीनों में पूरे के पूरे चैप्टर को शामिल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है ताकि कोई प्रश्न न छूटे, और अपने परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी है। और इन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।